ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को किस प्रकार परिभाषित किया? उनके सामाजिक सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। तो आप लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो है आप ये लिख देते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को किस प्रकार परिभाषित किया, और जो भी इनके सामाजिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विचार हैं इसको आप रख देते हैं। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का एक इंट्रोडक्शन आपको देना है। इनका एक परिचय आपको देना है, और जब तक आप इनका परिचय नहीं देते हैं तब तक इन्होंने राष्ट्रवाद को कैसे परिभाषित किया और इनके सामाजिक सांस्कृतिक विचार क्या हैं और उसका महत्व क्या है, ये आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसलिए एज ए होल आपको रविंद्रनाथ टैगोर का एक परिचय आपको देना है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा एक परिचय आपको दे रहा हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर शास्त्रीय अर्थों में, शास्त्रीय का मतलब होता है क्लासिकली, कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, ना कोई अर्थशास्त्री थे, ना ही समाज सुधारक थे। यहां तक कि धार्मिक अर्थों में भी इन्हें हम संत नहीं कह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में यह है कि ये सब नहीं होते हुए भी वे सब कुछ थे। चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर की जो चर्चा है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों की हम चर्चा कर सकते हैं। इनकी जो समग्र दृष्टि थी, उनको भारत की समन्वयवादी संस्कृति, परंपरा, दर्शन के अग्रदूत के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर को देखा जाता है। उनके विचारों के समावेश के बिना, उसके वर्णन के बिना भारत का इतिहास ही अधूरा है, वो पूर्ण नहीं होता है। एक बात और समझ लेने की जरूरत है कि रविंद्रनाथ टैगोर मूलतः एक साहित्यकार थे, लेकिन साहित्य उनके लिए एक विधा मात्र ही नहीं था। उनके साहित्य को हम केवल रसास्वादन का एक साधन नहीं समझ सकते। उन्होंने कविता की रचना इसलिए नहीं की कि वे सिर्फ अपने व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकें। उनके साहित्य की एक विशाल दार्शनिक पृष्ठभूमि है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि कविता उनके लिए अपनी महान दार्शनिक आस्थाओं की अभिव्यक्ति का साधन है। साहित्य और दर्शन का क्या संबंध है, यह अगर आपको समझना हो तो आप रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य को आप पढ़ सकते हैं। और चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानव था और मानव का महत्व था, और अपनी कविताओं में भी उन्होंने मानव के इसी महत्व, मानव की इसी गरिमा, मानव की इसी प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास किया। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर को एक विश्व कवि कहा जा सकता है। सच्चे अर्थों में ये एक विश्व कवि थे, क्योंकि इन्होंने मानवता की बात की है। मानव के महत्व, मानव की गरिमा और मानव की प्रतिष्ठा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये मानते हैं। तो एक मानववादी के रूप में इन्हें हम एक विश्व कवि के रूप में देख सकते हैं। यही कारण है कि इनकी कविता दुनिया के विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है।
और यही कारण है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचनाएं हैं वो सभी को ग्राह्य होती हैं, मतलब देश सीमा से परे सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं, इसलिए क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी भी देश की सीमा को स्वीकार नहीं किया है। एक मानवतावादी, एक अंतर्राष्ट्रीयतावादी व्यक्ति कभी भी देश और काल की परिस्थितियों और सीमाओं को स्वीकार नहीं करता है। इसके साथ साथ एक बात और भी मैं बतला देना चाहता हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वह प्राकृतिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति के रूप में है, और प्राकृतिक सौंदर्य की जो अभिव्यक्ति है वह ईश्वर की अनुभूति के रूप में है। ये सब समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा फिलॉसफिकल है रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो रविंद्रनाथ was a humanist first. So, on the basis of person, origin, race, caste, creed, language, or boundaries of the state, he rejected the all limitations. Because he was a humanist. तो वो किसी तरह के लिमिटेशंस को नहीं मानते हैं। हम सभी, वस्तुतः इनका जो विचार है वो विश्व बंधुत्व पर आधारित है, क्योंकि हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स हैं। और जो सेकंड एस्पेक्ट हमने आपको कहा है, सेकंड एस्पेक्ट हमने ये कहा है कि इनकी जो पोएम्स हैं, इनके जो ड्रामाज हैं, इनके जो नॉवेल्स हैं, इनके जो एसेज हैं, इनके जो आइडियाज हैं, इनके जो आइडियोलॉजी हैं, उसमें दो चीजें और भी हैं। उसमें एक चीजें जो हैं वो है नेचुरल ब्यूटी को मैनिफेस्ट करना अपने अपने रचनाओं के माध्यम से। और इनफैक्ट अगर आप थोड़ा डीपली नेचुरल ब्यूटी को देखेंगे तो वो भी तो क्रिएशन ऑफ गॉड ही है ना। और गॉड का ही क्रिएशन नेचर है और नेचर की ब्यूटी है, और इस नेचर में ही गॉड शामिल है, गॉड इससे बाहर नहीं है। मतलब इन दोनों में भी एक इंटरनल लिंक है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। और जो वेदांत दर्शन है, चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर भी एक वेदांतिस्ट फिलोसफर माने जाते हैं, तो जो वेदांत दर्शन है वह भी यही मानता है कि हम सभी, चाहे मानव हो, चाहे नेचर हो, चाहे नेचर की ब्यूटी हो, यह सभी जो है वह मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड है, एक्सप्रेशन ऑफ गॉड है। और इस रूप में हमारे अंदर एक इंटरनल यूनिटी है, एक यूनिवर्सल यूनिटी है। इसीलिए ये बाउंड्रीज को नहीं मानते हैं, ये कास्ट को नहीं मानते हैं, और डिफरेंट बेसिस पर जो डिफरेंसेस किए जाते हैं उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जब इतनी चीजों को आप स्पष्ट कर देंगे तो अपने आप जो है इंट्रोडक्शन के बाद जो है अब आप रविंद्रनाथ टैगोर के नेशनलिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रवाद है वह अंतरराष्ट्रीयतावाद का विरोधी ना होकर सहयोगी है।
ये राष्ट्र व विश्व के विभिन्न देशों के मध्य संघर्ष के स्थान पर समन्वय, सहयोग को प्रस्तावित करते हैं। वस्तुतः रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद संकीर्ण या उग्र राष्ट्रवाद नहीं था, अपितु उनका दृष्टिकोण अत्यंत विस्तृत था, अत्यंत विस्तृत था। चूंकि विभिन्न राज्यों के बीच ये सहयोग स्थापित करने पर बल देते थे और उनके बीच किसी भी प्रकार के विरोधाभास को ये स्वीकार नहीं करते थे। इनका मानना था कि राष्ट्र मानव से बढ़कर नहीं है, इसलिए इनका देश प्रेम, मानव प्रेम से संबंधित था। टैगोर विचार को महत्वपूर्ण मानते थे, न कि राष्ट्र की सीमा को। तो इस तरह से जो है आप राष्ट्रवाद से जो संबंधित इनके विचार हैं, राष्ट्रवाद को इन्होंने कैसे परिभाषित किया, इसको जो है आप एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं, इनके जो राजनीतिक विचार हैं, उसमें उनके राजनीतिक विचारों में मानव प्रेम का अत्यधिक महत्व था। अत्यधिक महत्व था। संभवतः इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी।
राजनीतिक असहयोग, बहिष्कार को रविंद्रनाथ स्वीकार नहीं करते थे और वे मानते थे, और मेरे दृष्टिकोण में ये सत्य है कि आगे के काल में, अभी नहीं, आगे के काल में यह विभिन्न प्रकार से भारत के विकास की एक सीमा बन जाएगी। और आज का जो राजनीतिक विकास है उसमें इसी तरह का जो बहिष्कार है और इसी तरह का जो असहयोग है वो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है कि महात्मा गांधी का जो यह महत्वपूर्ण विचार था, असहयोग और बहिष्कार, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हथियार था और जिससे रविंद्रनाथ टैगोर सहमत नहीं थे और अवधारणात्मक रूप में वे इसका विरोध करते थे, वो आज के डेट में मुझे वो सत्य प्रतीत हो रहा है कि आप देखेंगे विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा एक दूसरे का बहिष्कार, संसद में बहिष्कार, अर्थात यह एक ऐसा राजनीतिक उपक्रम बन गया जो भारत के राजनीतिक विकास को रोक करके रख रहा है। इसी प्रकार का असहयोग और इसी प्रकार का बहिष्कार आज राजनीति में राजनीतिक विकास को प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर रहा है। ये आपको आज दृष्टिगोचर होगा, जिसकी भविष्यवाणी गुरुदेव ने बहुत पहले कर दी थी। और यही कारण है कि सरकार के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो गया है। हमारा इंडिकेशन समझ रहे हैं कहां पे है, नहीं है? अर्थात आज यही बहिष्कार और यही असहयोग एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वीपन्स बन गया है अपोजिशन का। उसकी कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई है। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए समाज अधिक महत्वपूर्ण था, राष्ट्र से अधिक वे समाज को मूलभूत इकाई मानते थे। वो राष्ट्र को कोई इकाई नहीं मानते थे, वे समाज को एक इकाई मानते थे। और समाज में आर्थिक समानता को वो स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि सामाजिक समानता पर वे बल देते थे। उनका मानना था कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अपनी अपनी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर आर्थिक रूप में लोग आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर वे सभी एक होने चाहिए। स्वतंत्रता का भी बड़ा व्यापक अर्थ था उनके दृष्टिकोण में। वे आत्मा की स्वतंत्रता को मानते थे, वे अपने आप की स्वतंत्रता को मानते थे। निश्चित रूप से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भी वो स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन यह स्वतंत्रता जो है वह थोड़ा समग्र हो सके, थोड़ा विस्तृत हो सके, यह उनका प्रयास था। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से गांधी नेहरू सहमत नहीं थे, रविंद्रनाथ टैगोर उनके विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिष्ठा सभी लोग करते थे। बहुत कुछ गांधी पर आप देखेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अहिंसा की राजनीति में भी वो विश्वास करते थे, अहिंसक आंदोलन में भी विश्वास करते थे। किसी भी प्रकार की हिंसा को वो अपना समर्थन नहीं देते थे। तो इस प्रकार से जो है आप उनके राष्ट्रवाद को जो है वो आप एक बार देख सकते हैं। जहां तक उनका सामाजिक विचार है तो मैंने पहले ही बतलाया कि वे राष्ट्र के स्थान पर समाज को मूलभूत इकाई मानते थे और उनका यह कहना था ना तो वो राष्ट्र को मानते थे, ना ही वो सरकार को मानते थे।
और सरकार और राष्ट्र से बड़ा वे समाज को मानते थे और वे कहते थे कि हमारा जो सीधा संबंध है वो सरकारी तंत्र से नहीं है, अपने समाज से है। अपने समाज को बनाने और बिगाड़ने का उत्तरदायित्व तो हमारा अपना है। मतलब हम ही इस समाज को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, ये उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर है। अगर हम व्यक्ति की गरिमा पर आधारित समाज की संरचना कर सकें तो हमें कोई भी विदेशी शक्ति दबा नहीं सकती है। आध्यात्मिकता के स्तर पर हम अंग्रेजों से बैर भाव रखने के अधिकारी नहीं हैं, ना ही हम हिंसक आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजों को भगा सकते हैं। सर्वप्रथम आवश्यकता तो यह है कि हम अपने आप को पहचानें और अपनी आत्मा की शक्ति को संचित करें। इस दिशा में टैगोर के जो विचार हैं वो अरबिंदो और विवेकानंद के विचार से मिलते हैं, लेकिन अरबिंदो और विवेकानंद के विचार में मूलभूत अंतर यह है कि जहां उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के आधार पर मानव के उत्थान की बात कही है, वहीं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयतावाद, मानवतावाद, प्रकृतिवाद के आधार पर मानव के इस उत्थान का समर्थन किया है। उन्होंने राज्य को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन उसके महत्व को भी स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रवाद की जो भावना है वो संकीर्णता की ओर ले जाती है, इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद नहीं अंतर्राष्ट्रीयतावाद होना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति को सही माना है, किंतु यह भी कहा है कि बिना सामाजिक समानता के इस पद्धति का कोई विशेष महत्व नहीं है। जब तक सामाजिक समानता स्थापित नहीं होती है, लोकतंत्र सच्चे अर्थों में स्थापित नहीं होगा। आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के जो विचार थे नेहरू के, उस विचार से टैगोर सहमत नहीं थे, क्योंकि टैगोर ने यह कहा कि हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र प्रतिभा होती है, वह अन्य लोगों की तरह एक ही मार्ग का अनुगामी नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति को यह पूर्ण अधिकार है कि वह अपनी प्रतिभा के अनुरूप अपना विकास करे। राज्य को इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार सामाजिक एकरूपता नहीं बल्कि अनेक रूपता है। सामाजिक रूप में हम लोग अनेक रूप में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम समान होने चाहिए। व्यक्ति की जो सृजनात्मक शक्ति है, क्रिएटिव एनर्जी है, पावर है, वह व्यक्तिगत रूप से ही विकसित होती है। इसका क्रियात्मक स्वरूप समाज हो ही नहीं सकता है। तो व्यक्ति का जो आंतरिक विकास है वह खुद व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, समाज के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अर्थात कुल मिलाकर के ये एक रूपता नहीं बल्कि अनेक रूपता के समर्थक थे, और इस अनेक रूपता में भी एकता हो, समानता हो, इस बात को ये समर्थन देते थे। और इस तरह से इनके जो सामाजिक विचार हैं उसको अंतर्राष्ट्रीयतावाद, मानववाद और प्रकृतिवाद से जोड़ करके ही आप समझ सकते हैं। इन्होंने असहयोग और बहिष्कार का विरोध इसलिए भी किया क्योंकि इनका मानना था कि अंग्रेजी व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे तत्व हो सकते हैं जो भारतीयों के विकास के लिए भी आवश्यक हो। इसलिए हमें असहयोग या बहिष्कार को अपना पॉलिटिकल वीपन्स नहीं बनाना चाहिए। इससे एक ऐसी मनोवृत्ति का विकास होगा जिसमें हम अच्छी चीजों से भी असहयोग और बहिष्कार करेंगे, और इससे एक अहंगवाद का भी विकास होता है कि जो भारतीय है वही सर्वश्रेष्ठ है और अन्य सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो इस रूप में भी इन्होंने जो है असहयोग और बहिष्कार को माना है कि यह नैतिक चरित्र को हानि पहुंचा सकता है। तो इसी रूप में जो है आपको इनके सामाजिक विचारों को देखना है।
और इनका जो सांस्कृतिक विचार है वो उनके धार्मिक विचार से ही मिला जुला हुआ है, अर्थात मानव मानव के बीच में धर्म के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए और प्रेम जो है वह समस्त धर्मों का आधार है। समस्त जो मनुष्य है वह ईश्वर की ही कृति है, ईश्वर का ही अंश है और इस रूप में मनुष्य में, प्रत्येक मनुष्य में और मनुष्य की आत्मा में ईश्वर रूपी अंश विद्यमान है और इसीलिए जो है वो मानव का कल्याण, मानव मात्र का जो कल्याण है वह होना चाहिए और इसके साथ साथ मानव मात्र के कल्याण के साथ साथ प्रकृति प्रेम ही जो है वह ईश्वर को पाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो सकता है। कुछ इस रूपों में जो है इन्होंने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विचार दिए हैं जो मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर आधारित है, प्रकृतिवाद पर आधारित है, अर्थात वेदों के दर्शन पर आधारित है। वेदों का जो दर्शन है या जो वेदांत है वह यह कहता है कि चूंकि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य में जो है यह क्षमता विद्यमान है कि वह अपना सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके। इसको उपनिषद के तत्त्वमसि में देखा जा सकता है। तत्त्वमसि मतलब यू आर लाइक दैट के रूप में देखा जा सकता है। इसको अहम ब्रह्मास्मि के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात मैं ही परम ब्रह्म हूं, और इसको नर ही नारायण है के रूप में देखा जा सकता है, बिकॉज एवरी मैन हैज एबिलिटी टू बिकम द गॉड। अर्थात अगर प्रत्येक मनुष्य अपनी क्षमता और प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट विकास कर पाता है और अपने अंदर उन्हीं प्रकार के गुणों का विकास कर पाता है जिसकी क्षमता उसमें विद्यमान है, चूंकि वह भी ईश्वर का अंश है, तो वह नारायण है। और इस रूप में हम सब एक ही हैं, हम सब अलग अलग नहीं हैं। इसलिए सार्वभौमिक एकता के तत्व पर ही आधारित इनका जो राष्ट्रवाद है वह भी है और इनके सामाजिक और सांस्कृतिक विचार भी है। ठीक है, तो इस रूपों में जो है आप राष्ट्रवाद की परिभाषा भी कर सकते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक विचारों की जो महत्ता है उसका प्रतिपादन भी कर सकते हैं। चौथा जो प्रश्न है वह नेहरू से जुड़ा हुआ है और आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा कीजिए। समीक्षा कीजिए। Describe the relevance of Nehru describe the role of Nehru in making of India, या evaluate the role of Nehru in making of India। यहां पर जो इंट्रोडक्शन है वो
मुख्य बात है। और इस इंट्रोडक्शन में, इस परिचय में हमें दो मूलभूत विचारों के आधार पर नेहरू के व्यक्तित्व को प्रस्तावित करना है। और इसमें से पहला जो चीज है वह यह है कि नेहरू का उदारवाद, लोकतंत्रवाद, स्वतंत्रता, समानता व न्याय के संबंध में उनके प्रगतिशील आधुनिक विचारों ने न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन में अपितु स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र निर्माण में अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ। That means liberalism, democracy, liberty, equality and justice in regard of Nehru's ideas related to liberalism, democracy, liberty, equality and justice not only played crucial role in freedom struggle but also after independence in making of the nation। इसके साथ ही नेहरू का व्यक्तित्व लोकतंत्र व समाजवाद के समन्वय की मूलभूत विचारधारा पर आधारित था। इसके साथ ही नेहरू का संपूर्ण व्यक्तित्व लोकतंत्रवाद व समाजवाद के मध्य समन्वय से जुड़ा हुआ था। दोनों के